Hello everyone, welcome to our channel Study and Sleep. This is Anup and you are watching the third lecture of Polity. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ने से पहले हमें इंडिया के बारे में बेसिक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम, उनके कैपिटल के साथ हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पे मैंने उनके नाम और कैपिटल लिस्ट करके रखे हैं। जिसको पॉज करना है वो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। और मैं कुछ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जो कि है नेम ऑफ सेवन सिस्टर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जगह पे पूछा जाता है, काफी लोग निग्लेक्ट करते हैं, पर आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। ये है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इनके कैपिटल्स जो है याद कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है कहीं लिख लीजिए, पर ये सब के साथ आपको एकदम ये उंगलियों पे होने चाहिए आपके। यहाँ पे अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज में आए तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, पर अभी के समय में दोनों को मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे, तो इनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है बहुत प्यारा सा इंडिया का मैप। यहाँ पे ये प्यारा क्यों है? पहली बात तो ये इंडिया है इसलिए प्यारा है। दूसरा, यहाँ पे बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखे हैं डेट्स कि जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कब हुआ था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश जो है 26 जनवरी 1950 में इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। आप समझ रहे हैं ना, इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी 1950 में ही अडॉप्ट किया था, और इसी दिन हमने कुछ मेन मेन एरियाज जो थे उनको इंडियन टेरिटरी में लिया था। जैसे कि एक था उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इन्हीं को लिया था, ये काफी बड़े बड़े एरियाज थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश ऐसे था, बिहार जो था ऐसे, हाँ, मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, और ये था महाराष्ट्र और गुजरात एक था, इसको हम लोग कहते थे बॉम्बे। ठीक है, तो ये ऐसे बड़ा सा था। पंजाब इतना बड़ा था, जम्मू एंड कश्मीर ये। तो ऐसे ऐसे करके ये काफी बड़े बड़े एरियाज थे, तो इनको कट किया गया था छोटे छोटे एरियाज में। तो हम लोग आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन कब कब हुआ था, और हल्की हल्की उनका बैकग्राउंड भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग टेरिटरी एंड देयर फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है महाराष्ट्र और गुजरात। ये हमने इंडिया में इनका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। अब देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। ये बाइलिंगुअल स्टेट था। इसमें मराठी स्पीकिंग भी थे और गुजराती स्पीकिंग भी थे। तो मराठी स्पीकिंग के लिए हमने बनाया महाराष्ट्र, और गुजराती स्पीकिंग के लिए हमने बनाया गुजरात। और ये 1960 में इंडियन यूनियन को इन लोगों ने ज्वाइन किया। फिर आते हैं हम लोग दादरा एंड नगर हवेली। ये पहले एक पोर्चुगीज टेरिटरी थी, इसको हमने लिबरेट कराया था 1954 में। फिर आते हैं हम लोग गोवा, दमन दीव में। ये था, ये भी पोर्चुगीज टेरिटरी थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा हमें पुलिस ऑपरेशन करना पड़ा था, पुलिस एक्शन। फिर 1962 में ये हमने इंडियन यूनियन में ज्वाइन करा दिया था इन तीनों एरियाज को। ये बन गए थे तीनों यूनियन टेरिटरी। पर क्योंकि गोवा थोड़ा सा बड़ा था तो इसको लेटर 1987 में एक स्टेट का दर्जा दे दिया है। फिर आते हैं हम लोग पौंडीचेरी पे, पुदुचेरी। अब देखिए, पुदुचेरी जो है ये एक फ्रेंच स्पीकिंग कॉलोनी था, फ्रेंच की कॉलोनी थी, फ्रेंच स्पीकिंग। तो क्योंकि यहाँ पे पूरे डायनेमिक्स अलग थे, तो इसको चार एरियाज को हमने एक यूनियन टेरिटरी बनाया जिसका नाम रख दिया पुडुचेरी। अब इसमें थे सबसे पहले खुद पुडुचेरी, करिकला, माहे और जनम। ये चार एरियाज थे जिनको हमने पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में रखा। फिर आते हैं हम लोग नागालैंड में। अब क्या हुआ कि नागालैंड में काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी नागाज और तसांग एरिया में। ठीक है, तो फिर 1963 में नागालैंड बनाया गया।
हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में फॉर्म किया गया बाय कार्विंग आउट फ्रॉम पंजाब। फिर आते हैं हम लोग मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पे। ये इनको हमने फॉर्म किया था 1972 में। फिर आते हैं हम सिक्किम पे। सिक्किम को हमने असीड किया था। ये पहले एक अलग देश था। 1974 में हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और हमने सिक्किम को अपना एक राज्य बना लिया। फिर आते हैं हम लोग मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा पे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, गोवा को स्टेटहुड दे दिया था, तो उनके साथ साथ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड दिया गया था 1987 में। फिर आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में, जिनको हमने फॉर्म किया था 2000 में। अब उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, झारखंड बना था बिहार से और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। फिर आते हैं हम लोग तेलंगाना पे। तेलंगाना को कार्व आउट किया गया था आंध्र प्रदेश से 2014 में। अब आते हैं हम लोग एक बेसिक डिस्कशन पे कि इंडिया एक यूनियन है, फेडरेशन है, या फिर एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का है। तो इनिशियल व्यू तो यही था कि इंडिया एक यूनियन है, क्योंकि इंडिया एक ऐसे करके, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, इंडिया एक लैंड है जिसको हमने सेंटर ने अलग अलग पीसेस में बांट दिया। तो मतलब कि पूरा जो एग्जिस्टेंस था इस स्टेट का, वो डिपेंड करता था सेंटर पे। तो यूनियन यहाँ पे बहुत पावरफुल था। पर जैसे ही एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई, वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर ये भी ऐड किया गया कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर का देश है, ठीक, जहाँ पे स्टेट्स को भी काफी सारे राइट्स हैं। तो यहाँ पे एक स्टेट को हटा देना कंप्लीटली फ्रॉम द मैप बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। तो आज के समय में, क्योंकि एक मैंने लिस्ट बताया था ना पहले आपको कि एक लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री थे। तो लिस्ट वन में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट टू में कम है और लिस्ट थ्री में दोनों के सेंटर और स्टेट्स के लिए हैं। तो क्योंकि लिस्ट वन जो कि सेंटर यूनियन लिस्ट है, यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, इसीलिए इंडिया में जो सेंटर है ये काफी स्ट्रांग है। इसीलिए इंडिया को अब कहा जाता है क्वासी फेडरल इन नेचर। ओके, इंडिया में जो सेंटर है वही स्टेट को ऑल्टर कर सकता है, पर टोटली खत्म नहीं कर सकता है। और खत्म करने के लिए इनको चाहिए होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे मैंने एक कटआउट लगा रखा है बेसिक आर्टिकल्स का, ये है फ्रॉम आई एम लक्ष्मीकांत। यहाँ पे सिर्फ समरी दी गई है, ठीक है। हमको एक डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है पॉज करके। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 कहता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, ठीक है। एक है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और कोई भी टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी एट एनी पॉइंट। उन तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे आर्टिकल 1 में दी होगी, ठीक। फिर आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी एरिया को जो कि अंडर यूनियन ऑफ इंडिया है उसको न्यू स्टेट बना सकती है, या फिर कुछ और स्टैब्लिश कर सकती है किसी भी कंडीशन पे, एज इट थिंक्स फिट। जैसे कि आया था गोवा। गोवा को पहले हमने बनाया था यूटी, फिर बनाया हमने स्टेट इन 1987। ओके, फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 में 5 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि हम लोग किसी भी स्टेट में से कार्व आउट कर सकते हैं नए स्टेट, दो और अधिक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। तो आप सेपरेशन ऑफ टेरिटरी का एग्जांपल आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। आंध्र प्रदेश से हमने क्या कार्व आउट किया था? तेलंगाना, ठीक। और अगर जोड़ने की बात की जाए तो हमने यूनियन टेरिटरीज को जोड़ा था, जैसे कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे हमने देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज किसी भी स्टेट का एरिया कर सकते हैं हम लोग, बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं और नेम ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी पावर पार्लियामेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 3।
अब आर्टिकल 4 देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 4 में कहा है कि जो भी हम लोग ऑल्टरकेशंस करेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा अगर कोई भी चेंजेस में किए गए हैं अंडर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है आर्टिकल 4। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा तो उसको सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास कर सकते हैं उस बिल को। अब आते हैं यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेरूबारी यूनियन केस को, जिसमें हमने वेस्ट बंगाल में से कुछ एरिया, जो कि जिसको हम लोग एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स का डिस्प्यूट कहते थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में से कुछ पार्ट पाकिस्तान को दिया था, ताकि हमारा जो ये है रिलेशन पाकिस्तान के साथ वो ठीक हो सके। पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई भी इंडियन टेरिटरी को सक्सीड कर सकते हैं टू द फॉरेन कंट्री। तो इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जारी करना पड़ेगा, जिसके तहत पाकिस्तान को हमने कुछ टेरिटरी अपनी ससीड की थी, और ये था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1960 में। और यहाँ पे आ गया हमारा आर्टिकल 368, जिसके तहत ही हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया। फिर अगला केस, एक और केस था। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जिसमें ससेशन इन्वॉल्व नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। और ये रूलिंग कब आई थी? 1969 में। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये आखिरी के 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। तो इस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी आपका कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन पे में लिखिए, हम लोग उसका आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।